महाविद्यालय भैजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं सैम डी चंद आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये एजुकेशन की क्लास है। बीए सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट एजुकेशन साइकोलॉजी। इसके अंदर हम थर्ड यूनिट करा रहे थे। इसके अंदर हमने इमोशनल इंटेलिजेंस इससे पहले वाली क्लास में कंप्लीट करा दिया था। आज हम पर्सनालिटी और एंड इट्स डिटरमिनेंट्स के बारे में बात करेंगे। पर्सनालिटी जिसे व्यक्तित्व कहते हैं, इसका अर्थ परिभाषा हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता दी थी। आज हम बताएंगे कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, डिटरमिनेंट्स कौन से हैं जो पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं। इससे पहले कि हमने व्यक्तित्व का अर्थ परिभाषा सीखी थी, हमने देखा था कि व्यक्तित्व जो है व्यक्ति की विभिन्न क्षमताओं, अभिक्षमताओं और व्यवहार के विभिन्न प्रतिमानों और विशेषताओं का अपने आप में एक योग है। इसके विशेषताओं का भी हमने अध्ययन करा था। आज हम बात करेंगे व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे फैक्टर्स जो आपकी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं या उन पर इफ़ेक्ट डालते हैं। रेक्स व नाइट के शब्दों में मनोविज्ञान का संबंध व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों से भी है। इनमें से कुछ कारक शारीरिक रचना संबंधी और जन्मजात और दूसरे पर्यावरण संबंधी होते हैं। अर्थात रेक्स नाइट कहते हैं कि मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्तित्व को जो चीज़ें प्रभावित करती हैं या जिन के प्रभाव से व्यक्तित्व पर असर पड़ता है, उसमें कुछ चीज़ें तो आपकी शरीर से संबंधी हो सकती हैं कि आपकी शरीर की रचना कैसी है, और आपकी शारीरिक क्षमताओं से जुड़ी हुई हो सकती है, और कुछ चीज़ें आपके अंदर जन्मजात होती हैं, और इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पर्यावरण से संबंधित होती हैं। जैसा पर्यावरण होगा वैसे ही आपका व्यक्तित्व का निर्माण हो जाएगा। अब हम इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला प्रभाव है, यह पहला तत्व जो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, वो है वंशानुक्रम, मतलब हेरिडिटी। इसके जो समर्थक हैं वो फ्रांसिस गाल्टन हैं, कैंडोल और कार्ल पियर्सन हैं। और इन सब मनोवैज्ञानिकों ने अपने परीक्षणों के द्वारा ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि इंसान के व्यक्तित्व पर उसके वंशानुक्रम का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जिसमें फ्रांसिस गाल्टन कहते हैं कि वंशानुक्रम के कारण ही व्यक्तियों के शारीरिक और मानसिक लक्षणों में भिन्नता दिखाई देती है। हम देखते हैं कि समाज में अलग अलग प्रकार के लोग पाए जाते हैं और उनके अंदर अलग अलग प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, भिन्नताएं पाई जाती हैं। ये उनके वंशानुक्रम का ही कारण होता है। जिस वंश से या जिस जाति या धर्म से वो निकल कर आए होते हैं, उसका प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर ज़रूर पड़ता है। इसके अलावा कैंडोल और कार्ल पियर्सन ने ये सिद्ध करने का प्रयास किया था अपने परीक्षण के द्वारा कि जो कुलीन और व्यावसायिक कुलों से जो उत्पन्न लोग होते हैं, वो साहित्य में, विज्ञान में, राजनीति के क्षेत्र में यश प्राप्त कर लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सफलता हासिल कर लेते हैं। इसके उदाहरण हमें देखने को भी मिलते हैं। जैसे हमारे देश में रविन्द्रनाथ टैगोर एक कुलीन वर्ग से थे और वो साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में उन्होंने बहुत नाम कमाया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ये भी कुलीन वर्ग से थे और इन्होंने राजनीति के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नाम कमाया। इस तरीके से हमें बहुत से ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे व्यवसायियों को आप देख सकते हैं, टाटा हैं, बिरला हैं या रिलायंस वाले हैं। इनके जो पूर्वज थे वो व्यवसाय में बहुत आगे थे और उसके बाद उनकी अगली पीढ़ी भी व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत नाम कमा रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंसान के वंशानुक्रम का, उसकी हेरिडिटी का, उसके व्यक्तित्व पर, उसके कार्य करने के तरीके पर, उसकी सोच पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। स्किनर और हैरीमैन कहते हैं कि मनुष्य का व्यक्तित्व स्वाभाविक विकास का परिणाम नहीं है। उसे अपने माता पिता से कुछ निश्चित शारीरिक और मानसिक, संवेगात्मक और व्यावसायिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
मतलब इन्होंने स्पष्ट रूप से माना है कि वंशानुक्रम का प्रभाव इंसान के व्यक्तित्व पर आवश्यक रूप से कुछ ना कुछ जरूर पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये स्वयं इंसान के व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है, इस पर किसी प्रकार उसके माँ बाप का या उसके वंश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर होती हैं जो उसे अपने माँ बाप से शारीरिक रूप से प्राप्त होती हैं, संवेगात्मक रूप से प्राप्त होती हैं, और जो उसे व्यावसायिक शक्तियाँ या कुछ मानसिक शक्तियाँ प्रदान कर देता है। अगले जो महत्वपूर्ण कारक हैं इसके अंदर जो वंशानुक्रम के हैं उसके अंदर और भी चीज़ें हैं जो प्रभावित करती हैं, लेकिन अब हम अगला जो पॉइंट है उसे ध्यान से देखेंगे। अगला है जैविक कारकों का प्रभाव। इंसान के व्यक्तित्व पर, उसकी पर्सनालिटी पर जिस तरीके से उसके वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, उसी तरीके से कुछ जैविक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। इंसान के अंदर बहुत सी जो है ग्रंथियां हैं जिनसे अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स का स्राव होता है, जो उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा सहायता करती हैं। जैसे कि आपकी गल ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, उपरक ग्रंथि है, और यौन और प्रजनन ग्रंथियां हैं। ये इंसान के पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे कि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ भी है कि इंसान के जैविक कारकों में 2 प्रकार की ग्रंथियां मुख्य होती हैं, एक तो नलिका विहीन और दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियां। नलिका विहीन जिनके अंदर कोई डक्टलेस होती हैं, मतलब इनके अंदर कोई ग्रंथि नहीं होती है, और अंतःस्रावी कुछ ना कुछ अपने अंदर से स्राव निकालती रहती हैं, और ये जो आपके शारीरिक रसायन हैं ये जो है आपकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं। इसके अंदर जो गल ग्रंथि है, अगर इसका स्राव अगर किसी व्यक्ति के अंदर ज़्यादा हो जाए तो वो बेचैन रहने लगता है, चिंतित होने लग जाता है और उत्तेजित भी हो जाता है। गल ग्रंथि से अगर स्राव ज़्यादा होगा, और अगर इसमें से कम स्राव होगा तो इंसान जो है कम क्रियाशील हो जाएगा, उसे थकावट जल्दी होने लग जाएगी, मानसिक दुर्बलता उसके अंदर आ जाती है। ये सारी चीज़ें गल ग्रंथि के वजह से होती हैं। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, और ये आपके दिमाग में होती है, मस्तिष्क में स्थित होती है, और ये जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इससे आपका ज़्यादा स्राव होगा तो आपका जो स्वभाव होगा वो आक्रामक हो जाएगा, आप झगड़ालू हो जाएंगे। और अगर ये ग्रंथि कम सक्रिय रहेगी तो आपके अंदर शारीरिक और यौन विकास के अंदर कुछ जो है कमी आ जाएंगे। आपका जो विकास है शारीरिक रूप से वो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। इसके अलावा आपकी उपवृक्क ग्रंथि है, जिसे एड्रिनल नामक जिस स्राव इसके अंदर से निकलता है, तो ये इंसान के संवेगों को कंट्रोल करता है। मतलब इनका इस ग्रंथि से सही से स्राव होगा तो इंसान अपने इमोशंस पर अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाएगा। अपने इमोशंस का कैसे उसे उपयोग करना है सही समय पे, किस तरीके से, ये सारी चीज़ें, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो इसी ग्रंथि से आती है। इसके अलावा यौन और प्रजनन ग्रंथियां हैं जो इंसान के अंदर समय समय पर अनेक प्रकार के बदलाव करती रहती हैं। इस विषय पर जो है गैरेट साहब कहते हैं कि जैविक कारकों का प्रभाव सामाजिक कारकों के प्रभाव से अधिक सामान्य और कम विशिष्ट है, पर किसी प्रकार कम महत्वपूर्ण नहीं है। जैविक कारक ही व्यक्तित्व के विकास की सीमा को निर्धारित करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैविक कारक जो है सामाजिक कारकों से भी ज़्यादा जो है प्रभावशाली हैं। जिस तरीके से सामाजिक कारक इंसान के पर्सनालिटी के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार जो है आपके जैविक कारक भी प्रभावित करते हैं, और ये किसी प्रकार से आप इन्हें कम नहीं आंक सकते। और जैविक कारक आप क्या व्यक्तित्व किस हद तक डेवलप हो पाएगा ये आपके जैविक कारकों पर ही निर्भर करता है। इसके अलावा अगला महत्वपूर्ण जो तत्व है या आप कह सकते हैं कारक है जो आपकी पर्सनालिटी को प्रभावित करता है, वह है शारीरिक रचना का प्रभाव। मतलब जिस प्रकार की आपकी शारीरिक रचना होगी, रंग रूप होगा, आपकी लंबाई चौड़ाई होगी, वो आपकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करती है, आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है।
समझ लीजिए अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा लंबा चौड़ा है और हेल्थ उसकी बहुत अच्छी है, तो वो जो है एथलेटिक प्रवृत्ति का होता है, वो हंसमुख प्रवृत्ति का होता है, लोगों के साथ आसानी से मिलजुल जाता है, खेल कूद में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, उसकी पर्सनालिटी ऐसी होती है जो दूसरों को बहुत जल्दी आकर्षित कर लेती है। इसके अलावा हम उदाहरण देखते हैं कि अगर किसी के पैर छोटे हैं तो वो जो है खेल कूद में ज़्यादा प्रतिभाग नहीं कर सकता। और मैकडूगल ने इस शारीरिक रचना के प्रभाव पर बलपूर्वक कहा है कि हमें उन विशिष्टताओं के अप्रत्यक्ष प्रभावों को निश्चित रूप से स्वीकार करना पड़ेगा जो मुख्य रूप से शारीरिक हैं। मतलब ये कहते हैं कि इनका जो है अप्रत्यक्ष प्रभाव निश्चित रूप से होता है और इसे हमें स्वीकार भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर शारीरिक रचना जो है इंसान के, उसके व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाती है। इसके अलावा आपकी दैहिक प्रवृत्तियाँ होती हैं, फिजियोसाइकोलॉजिकल सोशोलॉजिकल टेंडेंसीज हैं जो आपके पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में असर डालती हैं। इंसान के अंदर बहुत से हार्मोनों का की वजह से उसके अंदर जो है परिवर्तन होता रहता है, शरीर के अंदर रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं और ये परिवर्तन इंसान को महत्वाकांक्षी, आकांक्षाहीन, सक्रिय या निष्क्रिय बनाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं और इनका जो है इंसान के व्यक्तित्व पर जो है वांछनीय अवांछनीय दोनों प्रकार का जो है प्रभाव पड़ता है। इसके महत्व को समझाते हुए वुडवर्थ ने कहा कि शरीर की दैहिक दशा मस्तिष्क के कार्य पर प्रभाव डालने के कारण व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। मतलब ये जो है इंसान के अंदर किस प्रकार के हार्मोन्स का डेवलपमेंट हो रहा है वो जो है उसके दिमाग पर प्रभाव डालते हैं और दिमाग पर प्रभाव डालने की वजह से उसका प्रभाव इंसान के व्यवहार पे भी दिखाई देने को हमें मिलता है। इसके अलावा मानसिक योग्यता का प्रभाव, ये भी अपने आप में एक आप कह सकते हैं कि जैविक या अनुवांशिक ही कारक है। मानसिक योग्यता जिस व्यक्ति के अंदर ज्यादा होती है वो आसानी से समाज के अंदर एडजस्ट कर पाता है, समाज में अनुकूलन करने की क्षमता उसके अंदर ज्यादा होती है। और जिसके अंदर कम मानसिक योग्यता होती है वो जो है आसानी से अपने व्यक्तित्व का, अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट नहीं कर पाता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिनकी मानसिक योग्यता ज़्यादा है उनका जो है उनकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होगा और ज़्यादा अच्छी प्रकार से होगा। और जिनके पास जिनकी मानसिक योग्यता उतनी ज़्यादा नहीं है या कम अच्छी है वो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास भी ज़्यादा अच्छे ढंग से नहीं कर सकते। इसके अलावा पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में इंसान की जो विशिष्ट रुचियाँ हैं उनका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हम देखते हैं आम तरीके से कुछ लोग जो है बड़ी जल्दी लोगों के साथ जो है घुल मिल जाते हैं, लोग जो है उनके प्रति आसानी से आकर्षित भी होने लग जाते हैं। कुछ अगर उनके अंदर विशिष्ट गुण हो, जैसे कि अगर कोई जो है, जैसे हम कॉलेज लाइफ में देख सकते हैं कि कोई बहुत अच्छा गाता है या बहुत अच्छा नाचता है या बहुत अच्छी किसी की ड्राइंग है, तो ये विशिष्ट जो उसके अंदर रुचियां हैं वो जो है दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ऐसे लोगों की पर्सनालिटी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, उन्हें समाज में उच्च स्थान प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो है फिल्म स्टार्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, इनकी पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। ये दूसरे लोगों को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इसके बारे में स्किनर और हैरीमैन ने कहा है कि विशिष्ट रुचि की उपस्थिति को व्यक्तित्व के विकास के आधारभूत कारकों की किसी भी रुचि में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। मतलब जो कोई भी अगर आपके अंदर विशिष्ट रुचि है तो उसकी जो उपस्थिति है आपके विकास, व्यक्तित्व के विकास पर आधारभूत कारक के रूप में काम करेगी। मतलब इसका जो प्रभाव होगा बहुत ज़्यादा होगा, मतलब ये बेस प्रदान करेगी आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए। और इससे जो है जो सूची है उन चीज़ों की जो आपके पर्सनालिटी को प्रभावित करती हैं उसमें जो है मुख्य स्थान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा भौतिक पर्यावरण का भी इंसान पर जो है उसकी पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ये देखने को मिलता है कि जो ठंडे देश के लोग हैं जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है
उनकी शारीरिक बनावट, उनकी आदतें, उनकी जीवन विधियां भी अलग अलग होती हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए कि अगर कोई ठंडी जलवायु वाला है तो वो ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। ऐसे लोग ज़्यादा परिश्रमी भी होते हैं और बुद्धिमान भी होते हैं। और जबकि गर्म जलवायु के लोग, ऐसा माना जाता है सामान्यतः कि वो अस्वस्थ रहते हैं, आलसी होते हैं और उनका कलर भी ज़्यादा डार्क होता है। और जबकि जो ठंडे प्रदेशों वाले हैं या ठंडी जलवायु वाले हैं, उनका कलर जो है ज़्यादा फेयर होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भौतिक वातावरण का उनके शारीरिक बनावट पर, उसकी जीवन विधियों पर, रंग पर, स्वास्थ्य पर, इन सब पर जो है प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से जो जैसी जलवायु में रहता है वैसे ही उसकी पर्सनैलिटी भी हो जाती है। थाट और शमलर कहते हैं कि भौतिक संसारों के अंतरों का व्यक्तित्व पर पड़ने वाले प्रभाव का अभी तक बहुत कम अध्ययन किया गया है, पर भावी अनुसंधान ये सिद्ध कर सकता है कि ये प्रभाव आधारहीन नहीं है। मतलब इन्होंने कहा है कि अगर हम इस क्षेत्र में ज़्यादा अनुसंधान करेंगे तो ये सिद्ध किया जा सकता है कि इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव इंसान पर पड़ता है। मतलब ये मानना कि भौतिक वातावरण का इंसान के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, यह आधारहीन नहीं है, इसका पूरा आधार है। इसके अलावा सामाजिक वातावरण का इंसान के व्यक्तित्व पर प्रभाव, इंसान जो है जब जन्म लेता है तो उसका व्यवहार पशुव्रत होता है। वो जो है सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही प्रयास करता है। ना उसे बोलना आता है, ना उसे कपड़े पहनना आता है, ना उसके जीवन में कोई आदर्श होते हैं, ना वो कोई व्यवहार करना जानता है। सिर्फ उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास करता है। जब उसे भूख लगेगी तो रोएगा, कुछ भी उसकी आवश्यकता होगी, उसकी पूर्ति जब तक नहीं हो जाएगी तब तक वो रोता रहेगा। और वातावरण के संपर्क में आकर धीरे धीरे उसके अंदर परिवर्तन आने लग जाता है। वो भाषाएं सीखता है, जैसे जो भाषा उसके माँ बाप की होगी वही उसकी हो जाएगी। रहन सहन का ढंग सीखेगा, खाने पीने की विधियां सीखेगा और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना ये भी वो सीखता है। इसके अलावा धार्मिक, नैतिक विचार, ये सारी चीज़ें उसे समाज से प्राप्त होती हैं और ये उसके व्यक्तित्व के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। गैरेट महोदय कहते हैं कि जन्म के समय से ही बालक का व्यक्तित्व उस समाज के द्वारा जिसमें वह रहता है निर्मित और परिवर्तित किया जाता है। मतलब जैसे समाज में आप रहेंगे वैसा ही आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व हो जाएगा, क्योंकि समाज आपके पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में और उसके परिवर्तन करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला महत्वपूर्ण कारक है सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव। जैसे समाज का प्रभाव है वैसे ही संस्कृति का भी प्रभाव है, क्योंकि संस्कृति हर देश, हर भौगोलिक परिस्थिति में आपको अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां देखने को मिल जाएंगी। जैसा हमारा देश है, यहाँ पे तो हर कुछ दूरी 100-150 किलोमीटर के बाद इंसान का जो सामाजिक वातावरण है वही बदल जाता है, संस्कृति बदल जाती है, खाने पीने का तरीका बदल जाता है, बोली बदल जाती है। ये सारी हमें परिवर्तन आसानी से देखने को मिलते हैं। रीति रिवाज, रहन सहन की विधियां, धार्मिक कर्मकांड, ये सारी चीजें बदल जाते हैं और इन सब का असर जो है संस्कृति की वजह से होता है, क्योंकि मनुष्य का जन्म समाज में होता है और समाज की कोई ना कोई संस्कृति होती है और जिस समाज में वो जन्म लेगा उसकी संस्कृति को ही वो व्यक्ति अपनाता है और लालन पालन भी उसका उसी के अनुरूप होता है और इसलिए उसके व्यक्तित्व के कुछ विशिष्ट गुण उसे अपनी संस्कृति से प्राप्त होते हैं। बेरिंग और लैंगफील्ड और वील्ड कहते हैं कि जिस संस्कृति में व्यक्ति का लालन पालन होता है उसका उसके व्यक्तित्व के लक्षणों पर सबसे अधिक और व्यापक प्रकार का प्रभाव पड़ता है। मतलब जैसी आपकी संस्कृति होगी उसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर जरूर पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण चीज है परिवार का प्रभाव। परिवार का प्रभाव के बिना बच्चा बच नहीं सकता, कोई मनुष्य नहीं बच सकता, क्योंकि परिवार जो है उसका सबसे पहला विद्यालय है। माँ बाप उसके पहले शिक्षक हैं, माँ को प्रथम शिक्षक माना जाता है। बच्चे जो है सारी चीज़ें, प्रारंभिक चीज़ें सारी अपने परिवार से, अपने माँ बाप से ही सीखते हैं। परिवार में उसे प्रेम, सुरक्षा, स्वतंत्रता का वातावरण मिलता है जिससे उसके
उसके पर्सनैलिटी के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान प्राप्त होता है। इसके अलावा साहस, स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता आदि गुणों का विकास भी उसका परिवार में ही होता है। अगर परिवार में उसके साथ सही से व्यवहार नहीं किया जाएगा तो उसके पर्सनैलिटी पर विपरीत प्रभाव हमें देखने को मिलता है। जहाँ पे बच्चे को डांटा जाता है, प्यार नहीं किया जाता, ऐसे बच्चे जो है असत्यभाषी हो जाते हैं, मतलब झूठ बोलने वाले हो जाते हैं। बात बात पर अगर माँ बाप डांटेंगे, उनसे सही से बात नहीं करेंगे तो बच्चे जो है माँ बाप से चीज़ें छिपाने लग जाते हैं। वो कायर प्रवृत्ति उनके अंदर आ जाती है और झूठे वो हो जाते हैं। जबकि जहाँ पर माँ बाप का प्यार मिलता है, माँ बाप जो है उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं, सही से उनके साथ व्यवहार करते हैं, तो बच्चे उनके साथ अपनी परेशानियों को अभी सही से शेयर कर पाते हैं और माँ बाप उनके सही तरीके से उनकी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लग जाते हैं। परिवार का समाज की तरह बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर परिवार की आर्थिक स्थिति निम्न है तो उसका भी बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो उसके पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इसके अलावा सामाजिक स्थिति कैसी है परिवार की, निम्न जाति से है या उच्च जाति से है, इसका भी इंसान की पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार हम जो है देख सकते हैं कि बहुत सी चीज़ें हैं जो इंसान की पर्सनैलिटी को प्रभावित करती हैं। मुख्यतः जितनी भी चीज़ें हैं जो इंसान के व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करती हैं, हम मुख्यतः उन्हें दो भागों में बांट लेते हैं। एक तो जैविक या अनुवांशिक कारक, जिसके अंदर आपके शारीरिक चीज़ें आ गई, मानसिक आ गई, ग्रंथियों का प्रभाव आ गया। इसके अलावा आपकी जलवायु का प्रभाव, आपकी जो है रुचियों का प्रभाव आ गया, ये सारी चीजें। और दूसरा पर्यावरण संबंधी होती हैं, जिसके अंदर आपका भौतिक वातावरण है, सामाजिक वातावरण है, आर्थिक पर्यावरण है और सांस्कृतिक पर्यावरण है। इन सबको हम पर्यावरण संबंधी कारकों के अंदर सम्मिलित कर सकते हैं। और आपका शारीरिक और ग्रंथियों वाला या आपका जो है मानसिक वाला या शारीरिक वाला, ये सारी चीजें आपके जो कारक हैं, ये सारे के सारे हम उन्हें दैहिक प्रवृत्तियां हैं या शारीरिक रचना है, इन्हें हम जो है जैविक या अनुवांशिक कारकों के अंदर सम्मिलित कर सकते हैं। इस प्रकार ये कुछ मुख्य कारक हैं जिनका जो है इंसान के व्यक्तित्व के निर्माण में या व्यक्तित्व के विकास में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार हमारा जो पर्सनैलिटी का टॉपिक है वो समाप्त हो गया है। धन्यवाद।